जब भी फुर्सत मिले दिल की बात कह दिया करो यारो। बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आपके जीवन में या आपके दिल के अंदर किसी भी प्रकार की कुंठा है तो उसको त्यागे और अपने जीवन को सरल और स्वाभाविक बनाए, जिससे कि अपने रिश्ते को, अपने जीवन को बचाया जा सके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस अकेडमी पर। आज हम बात करेंगे अगेन आरपीसी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आज हमारे पास हेडिंग है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर किए जिसका नाम था यहाँ पे, सबसे पहले हमने किया था दोस्तों, मैं कह सकता हूँ सम्मिश्र संज्ञा, द्विघात समीकरण, श्रेणियों में तीनों चैप्टर हमने किए थे। एंड इसके अलावा यहाँ पे क्रमशः संचय, द्विपद प्रमेय और इन सब से चैप्टर, इन सब कुछ चैप्टर को अगर हम बात करें तो इनसे भी ये सरल चैप्टर, हमने बहुत सारे हार्ड टॉपिक या फिर मैं कहता हार्ड चैप्टर हमने कर लिए और काफी टाइम तक ये हमने यानी एक एक चैप्टर को लगभग हमने 9 10 वीडियो अप्रोक्सीमेट बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे और इसके अंदर भी काफी वीडियोस बनने वाले हैं, लगभग 10 से 15 दिन की क्लास चलेगी हमारे पास ये, और अच्छे से इसको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज करेंगे। और इसका मैं इम्पोर्टेंट ऑफ इन एग्जाम्स में बात करूँ दोस्तों, तो इसके भी क्वेश्चन लगभग 4 से 5 सारे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ आरपीसी की जो सेकंड ग्रेड वैकेंसी या फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी, इनके अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो आपको अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ इस चैप्टर को शुरू करना है, और मैं भी अपनी मेहनत और लगन के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है जैसा कि मैं रख रहा हूँ दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों इस चैनल को, जिससे कि हर एक वीडियो के आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। दोस्तों यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आरपीसी सेकंड ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है उसका द्वितीय पेपर मैथमेटिक्स का मैंने स्टार्ट किया है, और मैंने कमिटमेंट कर दिया है दोस्तों कि इस पूरे जब तक एग्जाम नहीं होते तब तक इस एग्जाम या फिर मैं कह सकता हूं इसका पूरा सिलेबस भी होगा, और सारे के सारे चैप्टर या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जिसको मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, सारे के सारा पूरा का पूरा सिलेबस मैं कराऊंगा यहाँ पे। तो मेरा यही कहना दोस्तों, मेरा साथ बनाए रखे, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, और फिर बाद में हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, यही मेरा कहना है। और लास्ट एंड फाइनली बार बार कहता रहूंगा दोस्तों, जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक रोज क्लास आए दोस्तों, क्लास को अटेंड करें, और क्लास अटेंड करते यहाँ पे अटेंड करने से पहले ही आप शेयर सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता में हम आज कुछ परिभाषाओं की बात करेंगे, कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। इन शब्दों का जो उपयोग है हम जब लास्ट क्लास तक पढ़ेंगे, यानी कि लास्ट क्लास तक इन शब्दों का बहुत ज्यादा उपयोग रहने वाला है। ठीक है, यानी 10 से 15 तक इसकी क्लास रहेगी दोस्तों, और इन क्लासों में जो आज मैं जो शब्द या परिभाषाएं बताऊंगा, जो हर एक क्लास के अंदर इंपॉर्टेंस, अपनी महत्वता बनाए रखेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे अभिप्रयोग एवं घटनाएं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अभिप्रयोग एवं घटनाएं, अभिप्रयोग एवं घटनाएं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पे ट्रायल एंड इवेंट्स। क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे, यानी कि किसी भी अभिप्रयोग और घटनाएं क्या होते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अभिप्रयोग और घटनाएं यानी कोई भी घटना घटित होती है, उससे पहले हमें उसके अगर परिणाम के बारे में जानकारी हो, उससे पहले हमें उसके परिणाम के बारे में जानकारी हो, तो वो क्या कहलाएगी, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अभिप्रयोग कहलाएगा। और यहाँ पे किसी घटना का घटित होना ही क्या कहलाता है, या किसी घटना के घटित होना और उसके परिणाम के बारे में हमें जानकारी होना है, क्या कहलाएगी, घटनाएं कहलाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर एक सिक्के को मैं उछालता हूँ, और सिक्के को उछालने के जैसे उछाला और हमें पता है ये तो हेड आएगा, ये टेल है, यानी इसके परिणाम के बारे में हमें पता है, इसके परिणाम के बारे में हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और इसी अभिप्रयोग को
इसी अभिप्रयोग को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, घटना कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि मैं 5 अंक उछालूंगा, 5 के ऊपर 1 से 6 तक अंक अंकित रहता है और इनमें से एक न एक अंक उसके टॉप सरफेस पर आएगा आएगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ यानी कि अभिप्रयोग किसी घटना घटित होने से पहले उसके परिणाम की जानकारी होना अभिप्रयोग कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा रहा हूँ दोस्तों कि ऐसा प्रयोग जिसको यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ऐसा प्रयोग जिसमें या जिसको करने से पूर्व ही उनके परिणामों की जानकारी हो, उनके परिणामों की जानकारी हो उसे अभिप्रयोग तथा उसके परिणाम घटनाएं कहलाती है। घटनाएं हैं, यहाँ पे घटनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे ऐसा प्रयोग जिसको करने से पूर्व ही यानी कि पूर्व ही उनके परिणामों की जानकारी, यानी कि सिक्का उछाला हमने, हमें पता है हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, और उससे अभिप्रयोग तथा उसके परिणाम यानी जो इसका रिजल्ट आता है, वो क्या कहलाएगी दोस्तों, घटना कहलाएगी। मतलब यहाँ पे जैसे सिक्का उछाला या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दैट मींस वो घटना है। ठीक है, और हमें प्रयोग करने से पहले हमें पता है कि यहाँ पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और ऐसी घटना घटित होना क्या कहलाता है, घटनाएं कहलाएगा। ठीक है, यानी ऐसा करना यानी हमें उसके जो परिणाम है यानी उसके परिणाम को क्या कहते हैं दोस्तों, घटनाएं कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक पासे को उछालता हूँ, वो पासे पे हमें पता है 1 से 6 अंक में से कोई ना कोई तो अंक आएगा। ठीक है, और उसके परिणाम को हम क्या कहते हैं, घटना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। देखो, इसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और इसके एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसकी सिक्के की उछाल अभिप्रयोग है, यानी सिक्के की उछाल अभिप्रयोग है, मतलब सिक्के को उछालेंगे दोस्तों तो हमें पता है कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे उसके परिणाम आएंगे, यानी परिणाम की हमें जानकारी रहेगी। तथा हेड और टेल आना अभिप्रयोग है, तथा हेड व टेल आना क्या है दोस्तों, घटना है। क्या है, घटना है। हेड तथा टेल आना घटना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास है। सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो सेकेंड एग्जाम्पल किस प्रकार से है कि पासे को फेंकना। ठीक है, यानी कि पासे की फेंक, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पासे की फेंक, और पासे की फेंक क्या दोस्तों, अभिप्रयोग। पासे की फेंक क्या है, अभिप्रयोग। ठीक है, और उसका जो परिणाम है यानी कि मैं कह रहा हूं दोस्तों, तथा 1 2 3 डॉट 6 तक आना घटना है। ठीक है दोस्तों, घटना इसकी घटना है। ठीक है, इसकी घटना है। इस प्रकार से हमारे पास ये की क्या है दोस्तों, परिभाषा रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करना चाहूँ इसके बाद दोस्तों मैं कि या फिर एक बार इसको सारे दोस्तों अभिप्रयोग को घटना, फिर बाद में इसके बाद सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि की बात करेंगे। प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किसी भी, अगर मैं एक सिक्के को उछालता हूँ, सिक्के को क्या करता हूँ, उछालता हूँ, और उस सिक्के को दो सिक्कों को मैं जब उछालता हूँ एक साथ, या दो सिक्कों को एक साथ उछालना या फिर एक सिक्के को 2 बार उछालना, बात समझ में, तो उसका जो परिणाम आता है उसको प्रतिदर्श करना है। यहाँ पे क्या, या प्रतिदर्श समष्टि का मतलब प्रदर्शन करना, यानी कि समुच्चय के रूप में लिखना है, क्या कहलाता है, प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है।
या सैंपल स्पेस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी हम करके देखते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते दोस्तों, यहाँ पे दो सिक्कों को जब मैं उछाल रहा हूँ, ठीक है, तो कुल 4 घटनाएं होगी। मैं संज्ञों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उसको प्रदर्शन करना, लिखते कैसे उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि यहाँ पे दो पासे को एक साथ उछालते हैं, दो पासे को एक साथ उछालते हैं, तो यहाँ पे उसका प्रदर्शन किस प्रकार से आएगा, उसको सेट या समुच्चय के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसको एक बार बता रहे जल्दी से, फिर बाद में नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे सैंपल स्पेस की, और सैंपल स्पेस के बाद और भी कुछ जो डेफिनेशंस रहेगी उसकी बात करेंगे। देखो नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे सैंपल स्पेस की, और सैंपल स्पेस किस प्रकार से आता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह इनकी बात करेंगे। ठीक है, देखो यहां पे लिख रहा हूं सैंपल स्पेस प्रतिदर्श प्रतिदर्श समष्टि, प्रतिदर्श समष्टि। देखो यहाँ पे किस प्रकार से इसकी डेफिनेशन लगी कि अभिप्रयोगों के, यानी यहाँ पे अभिप्रयोग के सभी संभव परिणामों की का समुच्चय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अभिप्रयोगों के, जो अभिप्रयोग हमने किया, अभिप्रयोग का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे अभिप्रयोग यानी कि किसी घटना घटने से पूर्व उसके परिणाम की जानकारी होना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों अभिप्रयोगों के सभी के सभी के सभी संभव के सभी संभव परिणामों, परिणाम का मतलब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, घटना है। ठीक है, परिणामों, या फिर मैं लिख सकता हूँ घटनाओं, परिणामों या घटनाओं का समुच्चय, का समुच्चय। ठीक है, यानी एक समुच्चय के रूप में लिखना, समुच्चय सेट के रूप में लिखना का समुच्चय क्या कहलाएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ दो सिक्कों की एक उछाल में प्रतिदर्श समष्टि। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों दो सिक्कों की एक उछाल, दो सिक्कों की एक उछाल, दो सिक्कों की एक उछाल से प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि। तो देखो यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे दो सिक्कों को एक साथ उछाल है, और इसके जो प्रतिदर्श समष्टि रहेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार से लिखने का जो तरीका होता है हमें से ध्यान रखना है कि सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, इसके अंदर यहाँ पे एच और टी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस प्रकार से ब्रैकेट लिया जाता है, और इसके अंदर एच और टी। ठीक है, यानी कि पहले हेड आएगा या टेल आएगा, पहले सिक्के पे, यानी दो सिक्कों की एक उछाल से प्रतिदर्श समष्टि, पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पे टेल। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों, या फिर पहले मैं ऐसे लिख देता, दोनों पे हेड आए। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ एक सिक्के पर हेड, दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल, दूसरे पे हेड। ठीक है, या दोनों पे टेल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है, यानी ये होती है हमारे पास प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दो सिक्कों, दो पासे, यहाँ पे दो पासों की एक उछाल की से प्रतिदर्श समष्टि। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रकार से इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे दो पासों की एक उछाल से प्रतिदर्श समष्टि किस प्रकार से बने दोस्तों, देखो यहाँ पे दो पास है, यानी कि 1 से 6 और 1 से 6 दोनों आपस में क्या करेंगे दोस्तों, गुणा, और यहाँ पे देखो एक, ठीक है,
फिर बाद में यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे 3 1 3 2 और 3 3 4 3 4 3 5 3 6, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे बात कर रहा हूँ 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे बात कर रहा हूँ 5 1 5 2 5 3 और 5 6 और नहीं 5 4 5 5 और 5 6, ठीक है। एंड फिर बाद में यहाँ पे 6 1 6 2 6 3 6 4 फिर 6 5 और 6 6, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या रहेगी दोस्तों कि दो पासे को एक उछाल से प्रति समष्टि, इस प्रकार से यहाँ पे कुल घटनाएं कितनी उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे इसको ए सेट के रूप में कैसे लिखे उसकी बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके लिए एक और एग्जांपल लिख देता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 3 और यहाँ पे कह रहा हूँ एक सिक्के और एक पासे की उछाल में, यानी एक सिक्का, ठीक है, एक सिक्का तथा एक पासे की उछाल में प्रति 10 समष्टि, ठीक है दोस्तों। इसके लिए यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा, देखो दोस्तों यहाँ पे इसकी यानी एक पासा, ठीक है, एक पासा यानी कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ हेड के साथ, सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों हेड के साथ 1 आ सकता है, ठीक है, हेड के साथ 2 आ सकता है, हेड के साथ यहाँ पे 3 आ सकता है, यानी हेड और 3 भी आ सकता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे हेड के साथ यहाँ पे 4, हेड के साथ यहाँ पे 5 और हेड के साथ यहाँ पे 6, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, टेल के साथ 4 और टेल के साथ 5 और टेल के साथ 6, ठीक है, यानी कुल 12। या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक सिक्का और एक पासे की उछाल में प्रति जो समष्टि बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे प्रतिदर्श समष्टि के बारे में आप अच्छे से जान सकते हो दोस्तों कि अभिप्रयोगों के सभी समूह परिणाम का समुच्चय, यानी सभी संभव परिणाम दो सिक्कों की एक उछाल से प्रति समष्टि, यानी इस प्रकार से हेड 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 टेल टेल हेड या टेल टेल आ सकता है, या फिर दो पासों की उछाल से प्रति समष्टि, यहाँ पे टोटल इस प्रकार से हमारे पास ये जो समुच्चय बनेगा दोस्तों, या फिर एक पासा और एक सिक्कों को उछालता हूँ तो हमारे पास इस प्रकार से एक समुच्चय बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे बात करा दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन रहेगी उसकी, और उसके लिए हमें मैं बता देता हूँ दोस्तों कुल घटनाएं, कुल निशेष घटनाएं एवं कुल निशेष घटनाएं क्या होती है, यानी कि दोस्तों इसके लिए यहाँ पे हम नंबर्स की बात करेंगे, ठीक है। किसकी बात करेंगे, नंबर्स, यानी अभिप्रयोग जो होता है, ठीक है, उन संभव परिणामों की संख्याओं के बारे में बात करेंगे, कुल घटना या कुल संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इसको एक बार उतारे जल्द से बिना विलंब किए, फिर बाद में उसकी भी बात हम कर लेते हैं। तब यहाँ से इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करा दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे कुल घटनाएं या कुल निशेष घटनाएं, और इसके लिए यहाँ पे किस प्रकार से हम लेके जा रहे हैं, देखो दोस्तों हेडिंग हमारे पास कुल घटनाएं या कुल निशेषी घटनाएं, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, टोटल एग्जॉस्टिव
इवेंट्स। देखो यहाँ पे किस प्रकार से ये रहता है यहाँ पे, ठीक है। मैं कह रहा सभी संभव घटनाओं, यहाँ पे लिखा दोस्तों सभी संभव घटनाओं की संज्ञा, सभी संभव घटनाओं की जो संज्ञा है उसके बारे में बात करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सभी संभव घटनाओं की संज्ञा के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले मैं, ठीक है, इस प्रकार से एक इंडेक्स बना देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ लिख रहा हूँ अभिप्रयोग, ठीक है दोस्तों। क्या लिख रहा हूँ मैं? अभिप्रयोग, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ कुल घटनाएं, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों एक सिक्के की उछाल, या एक सिक्के की फेंक, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एक सिक्का, ठीक है, या फिर मैं एक सिक्के की उछाल, ठीक है, या एक सिक्के की फेंक, ठीक है, एक सिक्के की फेंक। और हमें पता है दोस्तों एक सिक्के की फेंक के लिए कुल जो घटनाएं रहती है दो रहती है, हेड आएगा या टेल आएगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ दो, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे इसको एक, यहाँ पे इसको नंबर उसका लिख देता हूँ, ठीक है। फिर लिख रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे दो सिक्के की फेंक, ठीक है, दो सिक्कों की फेंक, ठीक है, फेंक। या फिर मैं इसको दोस्तों क्या लिख सकता हूँ मैं, एक सिक्के को दो बार उछालना, एक सिक्के की दो फेंक, एक सिक्के की दो फेंक, दो बार उछालना, ठीक है। दोनों बात सेम है, ठीक है, यानी एक सिक्के को दो बार उछालना या दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो इसके लिए यहाँ पे कुल घटनाएं दोस्तों 4 आएगी, ठीक है। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ अगर 4 है कि मतलब यहाँ 2 + 2 ऐसा नहीं लिखेंगे, 2 × 2 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, 2 × 2 = 4, ठीक है। फिर बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों 3 सिक्कों की फेंक, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3 सिक्कों की फेंक, 3 सिक्कों को साथ में फेंकना, ठीक है, 3 सिक्कों की फेंक या 3 सिक्कों को एक साथ फेंकना, ठीक है, यानी 3 सिक्कों को 3 बार फेंकना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 2 × 2 यानी कि एक सिक्के को फेंकने में 2 करना है, दूसरे सिक्के को 2 करना है और तीसरे सिक्के को 2 करना है, इन तीनों को गुणा करेंगे। टोटल यहाँ पे हमारे पास जो इवेंट्स रहेंगे दोस्तों वो रहेंगे, या कुल संख्या जो रहेगी हमारे पास 8 रहेगी, कुल घटनाओं की जो संख्या रहेगी दोस्तों वो 8 रहेगी। या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों 4 सिक्कों की फेंक, 4 सिक्कों की फेंक, ठीक है, 4 सिक्कों को एक साथ फेंकना, या फिर मैं कह सकता एक सिक्कों को 4 बार फेंकना। तो हमारे पास टोटल जो घटनाएं रहेगी दोस्तों वो 1 2 × 2 × 2 × 2 × बराबर 16 रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों इसके बाद यहाँ पे कि एक पासे की फेंक, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक पासे की फेंक, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं एक पासे की फेंक, ठीक है, एक पासे की फेंक। तो एक पासे को फेंकने पर यहाँ पर कुल जो घटनाएं रहेगी दोस्तों 1 से 6 तक आने की जो हमारे पास संभावना रहती है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास कुल घटनाएं कितनी रहेगी 6 रहेगी। या फिर मैं कह सकता हूँ 2 पासे की फेंक, 2 पासे की फेंक, 2 पासे की फेंक मतलब यहाँ पे टोटल यहाँ पे 36 घटनाएं रहेगी, ठीक है दोस्तों। अभी हमने समष्टि के बारे में बताया था दोस्तों, वो समुच्चय के रूप में लिखना था। यहाँ पे ये है कुल निशेषी घटनाएं, या फिर मैं कह सकता हूँ कुल घटनाएं, दैट मींस यहाँ पे 6 × 6 = 36 रहेगी, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों 3 पासों को फेंक, 3 पासे की फेंक, और 3 पासे की फेंक के लिए मैं बात करूँ दोस्तों तो 6 × 6 × 6 = 216 रहेगी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट सिचुएशन के दोस्तों। देखो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे मैं एक और ऐसा कैसे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों अभिप्रयोग, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ अभिप्रयोग। एंड यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं अगेन यहाँ पे कुल घटनाएं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कुल घटनाएं, ठीक है। और कुल घटनाएं में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों 3 पासों की फेंक हो गई हमारे पास, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक सिक्के और एक सिक्का को फेंक रहा हूँ और उसके साथ एक पासा भी फेंक रहा हूँ, तो यहाँ पे कुल घटना कितनी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों एक सिक्का व एक पासे की फेंक, ठीक है, एक पासे की फेंक
फिर यहाँ पे कुल जो घटना रहेगी दोस्तों, 5 के अंदर सिक्के के अंदर 2 घटना हेड और टेल, और 5 के अंदर यहाँ पे 1 से 6 तक 6 यानी कि 2 × 6 यानी 12 घटना रहेगी टोटल। ठीक है दोस्तों, 2 × 6 बराबर यहाँ पे 12 घटना रहेगी। फिर बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे क्या 2 सिक्का और 1 2 सिक्का 2 सिक्के व 1 पासे की फेंक, 1 पासे की फेंक। यहाँ पे इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो 2 सिक्का व 1 पासे की फेंक के लिए टोटल यहाँ पे 2 पासों को फेंकने पर 2 × 2 4 घटना रहेगी, और 1 सिक्कों को फेंक रहा हूँ, 1 पासे को साथ में फेंक रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे 6 करना, तो टोटल यहाँ पे 64 घटना है, नहीं 24 घटना रहेगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये रहने वाली। नेक्स्ट अगेन मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों, इसके बाद जो हमारे पास रहेगा यानी ताश के पत्ते की बात करता दोस्तों, यानी ताश के पत्ते में से 1 पत्ता निकालना या 2 पत्ते निकालना। ठीक है, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों 15 किसी भी प्रकार की वस्तु है, उनमें से 2 वस्तु निकालना, 1 वस्तु निकालना। ठीक है, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी हमारे पास संचय की बात यहाँ पे, यानी संचय से रिलेटेड जो भी किस्म होता है उनके लिए बात करूंगा। ठीक है, ताश के 52 पत्तों में से यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, ताश के 52 पत्तों में से, ताश के 52 पत्तों में से 1 पत्ते का चयन, 1 पत्ते का चयन। ठीक है, ताश के 52 पत्तों में से 1 पत्ते का चयन, तो इसको लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे 12 नहीं, ताश के टोटल 52 पत्ते, 52 में से 1 पत्ते का चयन 12C नहीं 52C1 कितना रहेगा दोस्तों 52, कुल घटना कितनी रहेगी हमारे पास 52 रहेगी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों ताश के पत्ते में से, ताश के 52 पत्तों में से 2 पत्तों का चयन। ठीक है, यानी 2 पत्तों का चयन, यहाँ पे 2 पत्तों का चयन, और इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पे 52C2 और इसको सॉल्व करना हमें आता है दोस्तों। यहाँ पे इस प्रकार से इसको लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 26 को 51 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 1326 रहेगा। ठीक है दोस्तों, 26 इंटू 1 26, और फिर बाद में 26 इंटू 5 यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों में 130, और यहाँ पे कैरी भी 2 ऐड करूंगा तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 132, तो यहाँ पे हमारे पास 1326 आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 12 गेंद है, 12 गेंद में से 1 गेंद का चयन करें। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, देखो कि 12 गेंद में से 1 गेंद का चयन, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 12 गेंद में से 1 गेंद का चयन, और इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों 12C1 यहाँ पे 12 घटनाएं रहेगी, टोटल कितनी रहेगी दोस्तों 12 घटनाएं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, अगर अगेन मैं 12 गेंद में से या गेंदों में से 12 गेंदों में से 2 गेंद का चयन, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास 12C2 यानी कि यहाँ पे 12 इंटू 11/1 इंटू 2 यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 67 घटनाएं हैं, टोटल यहाँ पे 67 घटनाएं हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि 1 से 50 तक कोई भी संख्या दे दी, 1 से 50 तक संख्या में से एक संख्या का चयन करें, तो यहाँ पे 1 से 50 में से यानी कोई भी, यानी 1 से 50 में से यानी कि टोटल 50 संख्या, उनमें से एक संख्या का चयन, यानी कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे जो कुल घटनाएं रहेगी दोस्तों हमारे पास कितनी रहेगी 50 रहेगी। ठीक है, 50C1 तो 50 रहेगी। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते दोस्तों कि हमारे पास निश्चित घटनाएं या कुल घटनाएं किस प्रकार से रहती है, इसके लिए मैंने पूरा का पूरा एक बोर्ड है पूरा फिलअप किया, और आपको इसमें किसी भी प्रकार का अगर डाउट है दोस्तों तो मुझे बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कुछ परिभाषाएं रहेगी दोस्तों, उनकी बात करेंगे हम। ठीक है, इसको एक बार उतारे जल्दी से बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों फेवरेबल इवेंट्स की। ठीक है, अनुकूल घटनाओं के बारे में, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब ये जिस घटना की प्रायिकता पूछी जा रही हो, जिस घटना की प्रायिकता में पूछी जा रही हो उसके घटित होने की जो संभावना रहती है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पे फेवरेबल, या फिर मैं कह सकता हूँ अनुकूल घटनाएं।
सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करें एक बार दोस्तों जल्दी से, फिर बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुकूल घटना और फेवरेबल इवेंट्स के बारे में। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो बातें रहेगी दोस्तों कुछ अलग तरीके की, उनकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, इसको एक बार मैं मिटा रहा हूँ पूरा पूरा, आई थिंक आपने कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे अनुकूल घटनाओं के बारे में। अनुकूल घटनाओं, फेवरेबल इवेंट्स, और इसके लिए यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों कि जिस घटना की प्रायिकता में कुछ जा रही है उसकी घटित होने की जो संज्ञा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं यहाँ पे इसके लिए किस प्रकार से हमारे पास इसका फॉर्मूला, या फिर उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों प्रायिकताओं के बारे में। ठीक है, प्रायिकता किस प्रकार से निकालते हैं उनके बारे में। ठीक है, और दोस्तों एक बार जल्दी से जल्दी सीधे कहने को ज्यादा शेयर सब्सक्राइब कर दे, और शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि हर एक वीडियो के आपको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। एंड देखो अनुकूल घटना है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों अनुकूल घटना है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों यहाँ पे फेवरेबल, FAVRABLE इवेंट्स। ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं जिस घटना की प्रायिकता पूछी जा रही है, जिस घटना की प्रायिकता पूछी जा रही है उसके घटित होने की संभावना, उसके घटित होने की संभावना। ठीक है, उसके घटित होने की सॉरी यहाँ पे संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है संज्ञा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जिस घटना की प्रायिकता पूछी जा रही है उसके घटित होने की संज्ञा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर इसका मतलब क्या है, इसका पहले तो यहाँ पे मैं एक बार आगे लिख देता हूँ प्रायिकता के बारे में। ठीक है, प्रायिकता क्या होती है। ठीक है, प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी के बारे में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों कि P बराबर अनुकूल घटना है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ अनुकूल घटना है। ठीक है, अनुकूल घटनाएं। ठीक है, घटनाएं बटा कुल घटनाएं, ठीक है, यहाँ पे अनुकूल घटनाओं का मतलब यहाँ पे की संज्ञाओं के बारे में। ठीक है, की संज्ञा की जानकारी पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि अनुकूल घटनाओं की जो संज्ञा है। ठीक है, या फिर मैं इसकी भी कुल घटनाओं की जो संज्ञा है हमारे पास इस प्रकार। अब देखो यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे इसको हम यहाँ पे विद एग्जांपल्स के साथ जो भी मैंने लिखा है उसको समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है मैंने सबसे पहले
अनुकूल घटना है, जिस घटना की प्रायिकता पूछी जा रही है उसके घटित होने की संज्ञा। ठीक है, और प्रायिकता जो हमारे पास डेफिनेशन है दोस्तों, अनुकूल घटना है बटा कुल घटना है। मैं कह रहा हूं दोस्तों दो सिक्कों को एक साथ उछालना हो, ठीक है, और उसके दो हेड आने की प्रायिकता क्या है, दो हेड आने की प्रायिकता, मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों जिस घटना की प्रायिकता पूछी जा रही है, यानी कि मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे दो है दो सिक्कों को एक साथ उछालना तो हेड टेल, ठीक है, हेड 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 टेल या टेल हेड या फिर दो टेल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये चार घटना है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर पूछ क्या रहा है, दो हेड आने की प्रायिकता, यानी अनुकूल घटना, यानी कि यहाँ पे क्या जिस घटना की प्रायिकता पूछी जा रही है उसके घटित होने की संज्ञा, यानी हेड आने की जो संज्ञा दोस्तों हमारे पास कितनी है, दो हेड आने की संज्ञा एक है, दो हेड आने की संज्ञा, यानी अनुकूल घटनाओं की जो संज्ञा रहेगी दोस्तों वो हमारे पास एक है, और कुल घटनाएं, कुल घटनाएं हमारे पास कितनी घटित होगी दोस्तों, यहाँ पे चार है। ठीक है, मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर दो पासे को उछालना हो, दो टेल आने की घटना है, दो टेल आने की घटना है, तो दो टेल यहाँ पे किस प्रकार से अनुकूल घटनाओं की संख्या, अनुकूल घटनाओं की संख्या एक और कुल घटनाओं की संख्या चार हो गई। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार मैं कह रहा दोस्तों अगर दो पासे को या एक पासे को मैं उछाल रहा हूँ, एक पासे को मैं उछाल रहा हूँ, ठीक है, एक बार उछाल रहा हूँ, उसमें सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वो क्या रहेगी, सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी कि एक तीन चार पाँच छह नंबर अंकित होते एक पासे के ऊपर, उसमें से मैं कह रहा हूं दोस्तों सम संख्या आने की प्रायिकता, सम संख्या आने की प्रायिकता, यानी यहाँ पे जो अनुकूल घटना रहेगी दोस्तों वो तीन रहेगी और कुल घटना हमारे पास छह रहेगी, यानी इसकी प्रायिकता क्या रहेगी दोस्तों एक बटा दो। ठीक है, मैं कह रहा हूं दोस्तों एक पासों को उछाल है और यहाँ पे पांच से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या रहेगी, पांच से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या रहेगी, पांच से बड़ी संख्या एक ही है दोस्तों छह, तो छह बटा कुल घटना, नहीं सॉरी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे अनुकूल घटना एक ही है दोस्तों तो एक लिखूंगा और कुल घटना यहाँ पे छह, तो यहाँ पे इस प्रकार से इसकी क्या रहेगी दोस्तों संभावना रहेगी, मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास प्रायिकता रहेगी। आई थिंक आपको अनुकूल घटनाओं और प्रायिकता के बारे में जो जानकारी चाहिए थी वो मिल चुकी है। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स जब हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तब क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इसके लिए जो नेक्स्ट बात रहेगी नेक्स्ट डेफिनेशन के लिए, तो देख लेते हैं उसके लिए भी हम किस प्रकार से हम ले रहे हैं, इसको एक बार उतारे जल्दी से बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे घटना प्रायिकता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और प्रायिकता के बारे में अलग अलग डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले घटना ए के घटित होने की प्रायिकता होने पर, ठीक है, देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा दोस्तों, और अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद कुछ और इसके आगे वाले स्टेप्स की। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता अगर पी ए से डिनोट करे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों जो किसी भी घटना के, या फिर मैं कह सकता हूँ जो प्रायिकता होती है वो हमेशा एक होती है, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम एक, जीरो या जीरो से बड़ी और एक या एक से छोटी होती है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिख रहा हूं दोस्तों मैं कि घटना ए के घटित होने, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता
पी ए होने पर यहाँ पे पी ए से डिनोट कर रहा हूँ, यानी ए के गठित होने की प्रायिकता, यानी कि पी ए से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक, होने पर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, जो पी ए की जो प्रायिकता रहेगी, यानी पी ए की जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। इसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि किसी भी घटना, यानी कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता पी ए होने पर जो पी ए की जो प्रायिकता रहेगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 रहेगी। या फिर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि किसी भी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, यानी कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता प्लस यहाँ पे घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, और नहीं होने की प्रायिकता को यहाँ पे मैं दोस्तों मैं ए बार के ए के ऊपर बार लगा रहा हूँ, कोई ए डैश पे लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे बार लगा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि उनका जो योग रहता है वो हमेशा किसके बराबर रहता है दोस्तों, ए के बराबर रहता है। ये दो परिणाम आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इट्स वेरी मस्ट एंड यूजफुल। ठीक है, यहाँ पे पी ए किसको डिनोट करता है दोस्तों, यहाँ पे पी ए किसको डिनोट करता है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को डिनोट करता है। ठीक है, पी ए किसको डिनोट करता है दोस्तों, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को डिनोट करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पी ए बार किसको डिनोट करता है दोस्तों, यहाँ पे घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता, घटना ए के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास है। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल्स की बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल के साथ इसको हम समझ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा हूँ मैं एक घटना ई के घटित होने, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक क्वेश्चन है दोस्तों, एक घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता, नहीं घटित नहीं होने की प्रायिकता, और यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों मैं 0.53 है तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन हमारे पास कि एक घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता 0.53 है, तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी भी बताया था दोस्तों मैं कि यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, यानी कि ई के घटित होने की प्रायिकता प्लस ई की घटित नहीं होने की प्रायिकता का जो योग रहता है वो 1 रहता है। ठीक है, दैट यहाँ पे घटित नहीं होने की प्रायिकता हमें दे रखी दोस्तों, जिसको पीई बार के रूप में मैं डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ पे दोस्तों 0.53 दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों किसी घटना की घटित होने की जो प्रायिकता रहेगी वो 1 माइनस 0.53 यहाँ पे कितनी रहेगी दोस्तों 0.47 रहेगी। ये हमारे पास इसका क्या रहेगा दोस्तों, इसका एग्जांपल्स रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है, घटित होने की प्रायिकता और घटित नहीं होने की प्रायिकता के बारे में मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो इसको करो दोस्तों जल्दी से, फिर बाद इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके आगे यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स के साथ, जिसका नाम रहेगा दोस्तों सहगुणानुपात। ठीक है, और इसके लिए हम बात करेंगे, इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए उतारे, फिर बाद में नेक्स्ट बात करें इसके आगे।
जब यहाँ से हटा रहा दोस्तों मैं इसको, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आगे। नेक्स्ट जो एक नया वर्ड आ रहा है उसके बारे में। देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है दोस्तों हमारे पास संयोगानुपात। देखो संयोगानुपात क्या होता है, देखो ये भी हमारे पास दो होते हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में, ठीक है। दो प्रकार के होते हैं दोस्तों ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पक्ष में, पक्ष में, ठीक है, और इन फेवरेबल, ठीक है। एंड दूसरा होता है विपक्ष में, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं विपक्ष में, एंड यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों अगेंस्ट, अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट। इस प्रकार से हमारे पास पक्ष में और विपक्ष में। इसका मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे कि घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों इसका एग्जांपल के साथ में बात कर रहा हूँ मैं, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं घटना ए के पक्ष में, घटना ए के पक्ष में संयोगानुपात हमें दे रखा है, संयोगानुपात, अनुपात, और संयोगानुपात 3:4 है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए की जो प्रायिकता रहेगी, ए की जो प्रायिकता रहेगी दोस्तों वो किस प्रकार से रहेगी, मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे 3/7 रहेगी। क्या रहेगी? 3/7। अब देखो यहाँ पे इतना तक मैंने बता दिया, अब इसके बारे में सही ढंग से समझते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सहयोगानुपात के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें पक्ष में और विपक्ष में, इन फेवरेबल एंड इन अगेंस्ट, यहाँ पे ये रहता है, ठीक है। घटना ए के पक्ष में सहयोगानुपात, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिया दोस्तों, घटना ए के पक्ष में सहयोगानुपात। और जब पक्ष की बात होती है तो अनुपात जो दे रखा होता है, जिसके अंदर जो पहला रेशियो रहता है दोस्तों, उसको हम लिखते हैं यहाँ पे अनुकूल, यहाँ पे लिखते हैं अनुकूल। क्या लिखते हैं दोस्तों? अनुकूल। और बाद वाले जो संख्या होती दोस्तों उसको लिखते हैं प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल। यहाँ पे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि घटना एक के पक्ष में अगर आता है, अगर पक्ष में आता है तो इसको अनुकूल, इसको प्रतिकूल। और यहाँ पे यानी कि अभी भी मैंने बताया था दोस्तों, प्रायिकता ज्ञात करने का जो तरीका होता है वो होता है अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या। यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अनुकूल ये हो गया हमारे पास, एंड नीचे हमारे पास हो जाएगा पर अनुकूल प्लस प्रतिकूल, ठीक है, अनुकूल प्लस प्रतिकूल, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है अनुकूल घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या, ठीक है, यानी अनुकूल प्लस प्रतिकूल, ठीक है। या फिर मैं कह सकता दोस्तों यहाँ पे एक एक विपक्ष में सहयोगानुपात, अगर हमारे पास दे रखा दोस्तों कि घटना ए के विपक्ष में सहयोगानुपात, मैं लिख रहा दोस्तों P अनुपात Q है, ठीक है। तो यहाँ पे तो A की प्रायिकता रहेगी दोस्तों, वो क्या रहेगी? A की जो प्रायिकता रहेगी वो रहेगी हमारे पास Q बटा P प्लस Q। मतलब यहाँ पे अब की बार दे रखा दोस्तों विपक्ष में, क्या दे रखा है? विपक्ष में दे रखा है। तो यहाँ पे विपक्ष में जो वर्ड आता है तो यहाँ इसको लेते हैं हम अनुकूल, इसको लेते हैं दोस्तों अनुकूल, एंड यहाँ पे इसको लेते हैं हम प्रतिकूल, यानी कि Q को लेंगे अनुकूल और P को लेंगे यहाँ पे प्रतिकूल, ठीक है दोस्तों। यानी अनुकूल बटा, यानी अनुकूल घटना बटा कुल घटना है P प्लस Q, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास सहयोगानुपात ये रहता है। और आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है, तो इसको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए उतारे। फिर नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसके बाद यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, परस्पर अपवर्जित घटनाएं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, तो ये भी टॉपिक, ठीक है। तो इसके बारे में हम अच्छे से ज्ञान लेंगे, ठीक है। इसको उतार एक बार जल्दी से।
देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ और नेक्स्ट बात कर रहे थे दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट हेडिंग की। परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ठीक है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं और या फिर मैं कह सकता हूं दोस्तों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि किसी, देखो यहाँ पे कह रहा हूं किसी एक घटना के घटित होने की होते समय, यानी किसी एक घटना के घटित होते समय कोई दूसरी घटना घटित नहीं हो तो ऐसी घटनाएं परस्पर अपवर्ती घटनाएं होती है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक अलग आगे नेक्स्ट अलग तरीका के वर्ड आएगा जिसमें हम यहाँ थोड़ा सा लगभग सेम रहता है लेकिन वो डिफरेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अपवर्ती घटनाएं क्या होती है, यानी एक घटना घटित होने पर दूसरी घटना घटित नहीं हो तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती है, परस्पर अपवर्ती घटनाएं। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि अगर मैं 500 को फेंक रहा हूँ, ठीक है, एक 500 को अगर मैं फेंक रहा हूँ और उस पे समसंख्या आने की जो घटना है, ठीक है, यानी दूसरी घटना कौन सी, विषम संख्या उसके साथ नहीं घट सकती। यानी कि अगर मैं सम संख्या आ रही है 2 4 6 तो उसके साथ विषम संख्या नहीं आ सकती, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारे पास इसका जो डेफिनेशन है और इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल्स लेके इसको क्लियरफाई करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कह रहा किसी एक घटना के घटित होते समय, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं किसी एक घटना के घटित होते समय, किसी एक घटना के घटित होते समय कोई दूसरी घटना घटित न हो, यानी कोई दूसरी घटना घटित न हो तो ऐसी घटना न हो तो ऐसी घटना परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए मैं एग्जांपल्स की बात करूं दोस्तों तो एग्जांपल्स किस प्रकार से रहेंगे यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों, अगर मैं एक पासे की फेंक यानी एक पासे को फेंकता हूं वो सम संख्या प्राप्त होना, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों इसका एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में बात कर रहा हूँ दोस्तों एक पासे की फेंक, ठीक है। और यहाँ पे मैं घटना E1 से डिनोट कर रहा हूँ, एक घटना को E1 से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सम संख्या प्राप्त होना, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सम संख्या प्राप्त होना, सम संख्या प्राप्त होना, ठीक है। एक घटना ये हो गई। दूसरी घटना लिख रहा हूँ E2 से, और यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों विषम संख्या प्राप्त होना, ठीक है। अब देखो ये दोनों जो घटना है एक पासे को फेंक रहे हैं और उसमें सम संख्या प्राप्त होना मतलब 2 4 6, ठीक है। यानी जब E1 घटना घटित हो रही है तब यहाँ पे विषम संख्या नहीं आ सकती है, ठीक है। या फिर कह सकते हो जब विषम संख्या प्राप्त होना
तो 1 3 5 प्राप्त होती तब सम संज्ञा नहीं आ सकती, मतलब किसी एक घटना के घटित होते समय कोई दूसरी घटना घटित न हो तो ऐसी घटना क्या कहलाती है? परस्पर अपवर्ती घटनाएं, मतलब E1 और E2 घटनाएं परस्पर अपवर्ती घटनाएं। यहाँ पे लिख सकते हो दोस्तों E1 व E2 परस्पर अपवर्ती घटनाएं, ठीक है दोस्तों, घटनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि एक पासे की फेंक। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट इसी प्रकार, ये फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों एक पासे की फेंक, एक पासे की फेंक, ठीक है। और यहाँ पे E1 घटना लिख रहा हूँ दोस्तों कि सम संज्ञा प्राप्त होना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सम संज्ञा प्राप्त होना, सम संज्ञा प्राप्त होना, ठीक है। और E2 घटना लिख रहा हूँ दोस्तों मैं अभाज्य संज्ञा प्राप्त होना, अभाज्य संज्ञा प्राप्त होना, ठीक है। अब सम संज्ञा प्राप्त होना मतलब यहाँ पे क्या था दोस्तों 2 4 6 प्राप्त होना, अभाज्य संज्ञा का मतलब 2 3 और 5 प्राप्त होना। तो यहाँ पे ये बता सकते हो क्या दोस्तों दोनों अपवर्ती घटना है क्या? मैं कह सकता हूँ दोस्तों दोनों अपवर्ती घटनाएं नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि दो सम संख्या में भी आ रहा है और अभाज्य संख्या में भी आ रहा है, तो ये परस्पर अपवर्ती घटनाएं नहीं है। तो यहाँ पे E1 व E2 घटनाएं, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं कि E1 व E2 घटनाएं परस्पर अपवर्ती घटनाएं नहीं है, ठीक है दोस्तों, अपवर्ती घटनाएं नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट यहाँ पे मैं अगर नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करूँ दोस्तों, इसके बाद कि अगर मैं ताश के पत्ते लेकर अगर मैं किसी भी प्रकार का घटना या फिर ताश के बाल पत्तों में से एक पत्ता निकालना, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते दोस्तों, देखो एग्जाम्पल नंबर मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3। और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है देखो कि ताश के 52 पत्तों में से, यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों ताश के 52 पत्तों में से, ताश के अगर 52 पत्ते हैं में से एक पत्ता निकालना, में से एक पत्ता निकालना, ठीक है, एक पत्ता निकालना। और इसके लिए E1 जो घटना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। E1 घटना जो है ईंट का पत्ता प्राप्त होना, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों E1 जो घटना है हमारे पास ईंट का पत्ता प्राप्त होना, ठीक है। और E2 जो हमारे पास घटना है दोस्तों उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि हुक्म का पत्ता प्राप्त होना, हुक्म का पत्ता प्राप्त होना, ठीक है। अब दोनों घटनाओं को देखो दोस्तों, क्या ये परस्पर अपवर्ती घटना है? यहाँ पे ईंट का पत्ता प्राप्त होना, ईंट का पत्ता प्राप्त होना मतलब यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ ईंट के 13 पत्ते होते हैं, ठीक है, 13 में से कोई भी पत्ता ही प्राप्त हो सकता है। हुक्म का यानी कि जो हमारे पास हुक्म के भी 13 पत्ते होते हैं, यानी कि जब घटना E1 घटित होती है तो E2 घटित नहीं हो सकती है, ठीक है, और E2 घटित होती है तो E1 घटित नहीं हो सकती। दैट मींस यहाँ पे दोनों क्या है दोस्तों आपस में अपवर्ती घटनाएं हैं, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों अपवर्ती घटनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके लिए लिख देता हूँ दोस्तों कि E1 व E2 घटनाएं परस्पर अपवर्ती घटनाएं हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं एग्जांपल नंबर 4 ले रहा हूँ और एग्जांपल नंबर 4 में बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना। वापस अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि या फिर इसी में ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जांपल्स को मैं नहीं लिख रहा हूँ मैं, और E4 लिख देता हूँ, ठीक है, E3, ठीक है, E3 से डिनोट कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि हमारे पास मैं कह रहा हूँ कि ईंट का पत्ता प्राप्त करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है,
ईट का जगह की थोड़ी रिक्वायरमेंट के हिसाब ये वाला लाइन में वापस लिखना चाह रहा था दोस्तों एग्जांपल नंबर 4 बना के, लेकिन वो नहीं लिख रहा हूँ डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसको एग्जांपल नंबर 4 माने और ईट का पत्ता प्राप्त होना। ठीक है, ईट का पत्ता, ठीक है, पत्ता प्राप्त होना, ईट का पत्ता प्राप्त होना। ई और E4 जो घटना है दोस्तों वो क्या कह रही है हमें, वो कह रही है दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि बादशाह प्राप्त होना, बादशाह प्राप्त होना। ठीक, ईट का प्राप्त होना और बादशाह प्राप्त होना, बादशाह बादशाह प्राप्त होना। ठीक है, प्राप्त होना। अब देखो यानी ये E3 और E4, क्या E3 व E4 परस्पर अपवर्ती घटना है या अपवर्ती घटना है? नहीं, देखो यहाँ ईट का प्राप्त हो, ईट का पत्ता प्राप्त होना यानी तेरे पत्ते में से कोई भी एक पत्ता जिसके अंदर बादशाह भी होता है। ईट का प्राप्त होना दोस्तों यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ईट के 13 पत्ते होते हैं और 13 पत्तों में यहाँ पे बादशाह का भी एक पत्ता होता है। और सेकेंड जो हमारे पास घटना क्या है, बादशाह प्राप्त होना है, 4 बादशाह होता है और 4 बादशाह में से एक ईट का भी बादशाह होता है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉमन है दोस्तों इसके अंदर, यानी कि जिसके अंदर कॉमन है वो अपवर्जी घटनाएं नहीं होती, जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है वो अपवर्जी घटनाएं होती है। दैट मींस यहाँ पे E3 व यहाँ पे मैं कह सकता हूँ E3 व E4 अपवर्जी घटनाएं नहीं है, यानी कि अपवर्जी नहीं है, यानी अपवर्जी घटना नहीं है। ठीक है दोस्तों, नहीं है, इस प्रकार से मैं इसको कह सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखो इसको उतारे जल्दी से, फिर बाद में इसके भी कुछ और भी बातें हैं अपवर्जी घटनाओं के लिए, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, और फिर बाद में इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों इसके आगे कुछ जो नया रहेगा उसके लिए। ठीक है, देखते दोस्तों यहाँ पे इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, फिर बाद में नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके बाद यहाँ पे इसी के आगे देखो यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों कि E1 और E2 प्लस पर अगर अपवर्जी घटना है, मतलब यहाँ पे अभी भी मैंने बताया था दोस्तों कि अगर एक पात्र को फेंक रहा हूं तो यहाँ पे समसंख्या प्राप्त होने की जो E1 जो घटना है वो समसंख्या प्राप्त होने की प्राप्त होना और E2 जो घटना है दोस्तों विषम संख्या प्राप्त होना। मतलब समसंख्या विषम संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब E1 इंटरसेक्शन E2, E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब E1 और E2 का जो प्रतिच्छेदन है वो क्या रहेगा दोस्तों, वो 5 रहेगा। क्या रहेगा, 5, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों जिसकी प्रायिकता रहेगी वो क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसके बाद ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों E1 व
E2 E1 व E2 दो परस्पर दो परस्पर दो परस्पर अपवर्ती घटनाएं होने पर अपवर्ती घटनाएं होने पर दो परस्पर अपवर्ती घटनाएं होने पर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5 रहता है। ठीक है दोस्तों, या फिर इनकी जो प्रायिकता रहती है दोस्तों वो क्या रहती है 0। E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों डेफिनेशन आ रही है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। और नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रायिकता का योग। ठीक है, प्रायिकता का योग। इसके बाद यहाँ पे प्रायिकता का गुणन भी आएगा। ठीक है दोस्तों, प्रायिकता का योग क्या रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रायिकता का योग मतलब यहाँ पे कि परस्पर अपवर्ती घटना नहीं होने पर, इसके लिए मैं बात करूँ दोस्तों पहले परस्पर अपवर्ती घटनाएं नहीं होने पर। ठीक है, प्रायिकता का योग क्या होगा, प्रायिकता का योग क्या रहेगा, परस्पर अपवर्ती घटना नहीं होने पर प्रायिकता का योग यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों P A यूनियन B इज इक्वल टू P A, यानी प्रायिकता A की प्रायिकता प्लस B की प्रायिकता माइनस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों P A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये है A इंटरसेक्शन B, यानी कि परस्पर अपवर्ती घटना नहीं होने पर। मतलब यहाँ पे अभी मैंने बताया था दोस्तों कि एक पास को उच्चारने पर समसंज्ञा प्राप्त होना और अभाज्य संज्ञा प्राप्त होना, समसंज्ञा प्राप्त होना और अभाज्य संज्ञा प्राप्त होना, यानी यहाँ पे दो कॉमन आ रहा है। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे जो ए इंटरसेक्शन बी, इनकी भी कुछ न कुछ प्रायिकता होगी। ठीक है, उसको क्या कर ले माइनस कर ले, यानी परस्पर अपवर्ती घटना नहीं होने पर इसका ये फॉर्मूला होता है। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सेकंड हमारे पास फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ दोस्तों परस्पर अपवर्ती घटनाएं होने पर। ठीक है, यानी परस्पर अपवर्ती घटना होने पर यहाँ पे जो प्रायिकता रहती है दोस्तों P इंटरसेक्शन B E2 इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों 0 तक। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ P A यूनियन B इज इक्वल टू यहाँ पे P A प्लस P B, और माइनस का यहाँ पे 0 लिखे नहीं लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेफिनेटली यहाँ पे दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको एक बार करें जल्दी से, फिर बाद में नेक्स्ट हम आगे की कुछ और घटनाओं या फिर और कुछ डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार करें दोस्तों जल्दी से बिना विलंब किए हुए, फिर बाद में इसके आगे स्वतंत्र एवं आश्रित घटनाओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्र और आश्रित घटनाएं क्या रहती है। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेशन रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। आश्रित स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, उसकी बात करेंगे।
देखो यहाँ पे हेडिंग है दोस्तों हमारे पास स्वतंत्र एवं स्वतंत्र घटना। देखो यहाँ पे लिख देता स्वतंत्र स्वतंत्र एवं आश्रित घटना है। इसकी एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर बाद में इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स है ठीक है उसको समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, या फिर लिख देता हूँ स्वतंत्र इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, ठीक है, एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों पहले घटित हो चुकी, यानी जो घटना पहले घटित हो चुकी घटना का दूसरी घटना पर प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पहले घटित हो चुकी घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़े तो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार मैं लिख रहा हूँ फिर बाद में उसको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले घटित हो चुकी घटना का प्रभाव पहले घटित हो चुकी घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़े स्वतंत्र घटना घटनाएं कहलाती हैं। ठीक है, और मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं दोस्तों। यहाँ पे एक से की उछाल के बाद दूसरी एक से की उछाल के बाद उसी, देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एक सिक्के के उछाल के बाद उसी एक सिक्के उछाल के बाद उसी सिक्के की दूसरी उछाल, उसी सिक्के की दूसरी उछाल। ठीक है, अब देखो यहाँ इसमें स्वतंत्र घटना कहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों स्वतंत्र घटना की डेफिनेशन लिखी है मैंने, और यहाँ पे कह रहा हूँ कि पहले घटित हो चुकी घटना मतलब एक सिक्के की उछाल पहले घटित हो चुकी घटना। ठीक है, पहले घटित हो चुकी घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़े, यानी कि दूसरी जो घटना है उसके ऊपर नहीं पड़े, यानी कि पहले सिक्के की उछाल के बाद उसी सिक्के की दूसरी उछाल। पहली बार जब सिक्का उछाला है हेड या टेल आएगा, दूसरी बार उसी सिक्के को उछाला तो हेड या टेल आएगा। तो पहली घटना पर दूसरी घटना का कोई भी, पहली घटना का जो प्रभाव है दूसरी घटना पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी घटना क्या कहलाती है दोस्तों, हमारे पास स्वतंत्र घटना कहलाती है। आश्रित घटना क्या कहलाती है दोस्तों, कि यानी कि पहले घटित हो चुकी घटना का प्रभाव, पहले घटित हो चुकी घटना का प्रभाव दूसरी जो घटना है दूसरी घटना पर भी उसका प्रभाव पड़े। ठीक है, यानी कि पहली घटना घटित हो चुकी घटना का जो प्रभाव दूसरी घटना पर भी पड़े तो वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, आश्रित घटना। जैसे यहाँ पे मैं इसके लिए मैं एग्जांपल की बात करता हूँ दोस्तों, यानी कि अगर 52 पत्तों की एक ताश है, 52 पत्तों की एक ताश है, उसमें से एक पत्ता निकाल लिया मैंने, एक पत्ता निकालने की जो प्रक्रिया होती है हमें पता है। ठीक है, एक पत्ता निकाला है। ठीक है, तो ये घटना हो गई, एक पत्ता हमने वहां से निकाल लिया। ठीक है, तो फिर बाद दूसरी बार और एक पत्ता निकालना, यानी कि एक ताश की गड्डी है उसमें से एक पत्ता निकालने की प्रक्रिया। ठीक है, एक पत्ता निकालने की प्रक्रिया यहाँ पे 1/52। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि उसी ताश की पत्ती में से एक और पत्ता निकालना, यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास कि 52 पत्तों में से एक पत्ता, हमने पहली घटना की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, पहली घटना की बात कर रहा हूँ मैं, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया हमने, तब यहाँ पे एक पत्ता निकालने की जो प्रायिकता होती है, ठीक है, एक पत्ता निकालने 1/52 रहेगी। ठीक है,
और अगर मैं कह रहा हूं दोस्तों दूसरी जो घटना है हमारे पास, यानी कि शेष बचे पत्ता, यानी अब मैं कह रहा हूं दोस्तों उसी उसी ताश की गड्डी में से एक दूसरा पत्ता और निकाल रहा हूं, यानी एक और पत्ता नहीं, दूसरा नहीं एक और पत्ता निकाल, दूसरी घटना के लिए मैं बात कर रहा हूं, एक और पत्ता निकाल रहा हूं। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अब जब मैंने पहली घटना के अंदर एक पत्ता निकाल लिया तो अब 51 पत्ते ही रहेंगे ना हमारे पास, 51 पत्ते ही रहेंगे ना, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक और पत्ता निकालना हो 51 में से, एक और पत्ता निकालना 51, यानी कि पहली घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर भी पड़े, ठीक है। यानी पहली जो घटना घटित हो चुकी है, यानी कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला तो इसकी प्रायिकता 1/52, और उसी ताश की गड्डी में से दूसरा पत्ता निकाल रहा हूं या फिर मैं एक और पत्ता निकाल रहा हूं, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि अब 51 पत्ते ही है, 51 पत्ते में से एक पत्ता निकाल रहा हूं, मतलब यहाँ पे 1/51 है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास आश्रित घटना और स्वतंत्र घटना की डेफिनेशन होती है। आश्रित घटना का मतलब एक पहले घटित हो चुकी घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर भी पड़े तो आश्रित होती है, और स्वतंत्र क्या होती है, पहले घटित हो चुकी घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़े तो वो स्वतंत्र घटना कहलाती है। जैसे कि अभी मैंने बताया था दोस्तों कि एक सिक्के को उछाल के बाद उसी सिक्के की दूसरी उछाल, यानी कि एक सिक्का अगर हेड और टेल देता है तो दूसरी बार भी हेड और टेल देता है, यानी पहले का प्रभाव दूसरी पर नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसी घटना, या फिर मैं स्वतंत्र घटना का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं कह रहा हूँ कि 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने के बाद एक पत्ता निकाल लिया, ठीक है, तो 1/52 इसकी प्रायिकता रहेगी। अगर मैं उस पत्ते को वापस पुनः उसके अंदर डाल देता हूँ, फिर एक पत्ता निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे 52 के 52 ही पत्ते रहेंगे, वापस पुनः मैंने उस पत्ते को डाल दिया अंदर, तो यहाँ पे 52 के 52 यानी कि उसकी दूसरी घटना के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा तो वो स्वतंत्र घटना रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है स्वतंत्र और आश्रित घटना है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद प्रायिकताओं का गुणनफल में, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, फिर बाद में हम आगे देखते हैं। एक बार सही डाल देता हूँ दोस्तों मैं, ठीक है, सही डालना जरूरी है। देखो यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोस्तों। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज के बारे में। देखो प्रायिकता का गुणनफल में हेडिंग है दोस्तों हमारे पास, प्रायिकता का गुणनफल में, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ घटनाएं स्वतंत्र होने पर, ठीक है दोस्तों। पहला लिख रहा हूं मैं घटनाएं स्वतंत्र होने पर, घटनाएं स्वतंत्र होने पर यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे P A B, ठीक है, इसको लिख रहा हूँ P A B इज इक्वल टू, यहाँ पे गुणन की बात हो रही है तो प्रायिकता A का गुणनफल प्रायिकता B का गुणनफल, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं सेकंड घटनाएं आश्रित होने पर, ठीक है, घटनाएं यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं
घटनाएं आश्रित होने पर, ठीक है। और घटनाएं आश्रित होने पर यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों पी ए बी इज इक्वल टू पी ए एंड पी बी बाई ए, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे देखो दोस्तों, अब ये होता क्या, देखो ये प्रायिकता का गुणनफल में लिखा, ठीक है दोस्तों, प्रायिकता का गुणनफल में। और यहाँ पे लिखा दोस्तों घटनाएं स्वतंत्र होने पर, घटनाएं स्वतंत्र होने पर मतलब यहाँ पे पी ए डॉट बी, ठीक है, पी ए डॉट पी बी, यानी कि दो घटनाएं, यानी कि अगर एक सिक्का उछालने के बाद दूसरी सिक्का भी उछालना हो, दोनों में आपस में किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं है, तो आपस में क्या करेंगे दोस्तों, इनका गुणा करेंगे। यानी कि अब मैं क्या दोस्तों, एक घटना घटित होने की प्रायिकता और बी घटना घटित होने की प्रायिकता आपस में गुणा करेंगे, तो हमारे पास पी ए बी और ए बी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे घटना ए तथा घटना बी दोनों को एक साथ घटित होने की प्रायिकता कहलाता है। पी ए बी क्या कहलाएगा, पी ए बी क्या कहलाएगा दोस्तों, ए तथा बी दोनों घटनाओं के साथ में घटित होने की प्रायिकता कहलाएगी पी ए बी। और पी ए बी यानी कि, और इन दोनों का ए की घटित होने की प्रायिकता इनटू बी के घटित होने की प्रायिकता आपस में दोनों स्वतंत्र है और गुणा होगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ आश्रित घटना, यानी कि जब ए और बी दोनों घटना साथ में घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो किस प्रकार से रहती है कि अब यहाँ पे पी ए की घटित होने की प्रायिकता का गुणा करेंगे पी बी ए, इसका मतलब पी बी बाई ए का मतलब क्या दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे है कि घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि इसके पूर्व में, जबकि घटना ए के पूर्व में घटित हो चुकी, घटना ए है जो पूर्व में घटित हो चुकी, मतलब यानी कि अगर मैं कह रहा दोस्तों, अगर 52 पत्तों की ताश में से एक पत्ता हमने निकाल लिया, ठीक है, उसकी घटित होने की प्रायिकता, और दूसरी बार एक और पत्ता निकाल रहा है, यानी पहली घटना का दूसरी घटना पर प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि घटना बी की घटित होने की प्रायिकता जबकि ए घटना पूर्व में घटित हो चुकी है, इनका आपस में, यानी ये दोनों आप आश्रित घटना है, ठीक है, यानी पी बी, यानी कि ये एज ए इंडिकेशन है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बी की घटना घटित होने की प्रायिकता में ए की घटित होने की प्रायिकता का हम डिवाइड करें, ठीक है, यानी कि बी की प्रायिकता और ए की प्रायिकता का आपस में डिवाइड करें, ऐसा नहीं है, इंडिकेशन है। इंडिकेशन किसको बता रहे हैं कि बी घटना अगर घटित हो चुकी है तो यानी कि जबकि एक घटना पूर्व में ही घटित हो चुकी है, ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रकार से हमारे पास ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे घटनाएं स्वतंत्र होने पर इस प्रकार से फॉर्मूला होता है, घटनाएं आश्रित होने पर इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों कि देखो पी ए यूनियन बी, ठीक है, इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ पी ए यूनियन बी को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोस्तों पी ए प्लस बी भी लिख सकता हूँ, पी ए प्लस बी भी मैं इसको लिख सकता हूँ। और यहाँ पे होता है क्या दोस्तों, ये क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे घटना ए या घटना बी के घटित होने की प्रायिकता कहलाएगी, ठीक है, घटना ए तथा या आएगा, ठीक है, या घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, ठीक है दोस्तों, प्रायिकता घटना ए तथा घटना बी के घटित होने की जो प्रायिकता है दोस्तों वो ये होती है पी ए यूनियन बी या पी ए प्लस बी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है, देखो दोस्तों यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको एक मिनट, इसको मैं सॉरी थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे ए बी सी लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मैं इंटरसेक्शन नहीं लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं इसको ए और बी ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, यानी किस प्रकार से लिखा। और नेक्स्ट आपके बाद इंटरसेक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कैसे भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, या फिर इसको मैं जस्ट इस फॉर्म में सेम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटू बी, ठीक है दोस्तों, यानी इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों घटना ए तथा, यहाँ पे तथा वर्ड आ रहा है, घटना बी के दोनों
साथ में घटित होने की प्रायिकता, साथ में घटित होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट बात करूं, इसके बाद यहाँ पे एक और वर्ड आता है दोस्तों, यहाँ पे, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों पी बी बाई ए, ये क्या होता है तो इसके बारे में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, बी के घटित होने की प्रायिकता, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना ए, जबकि घटना ए पूर्व में घटित हो चुकी हो। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे पास ये रहता है स्वतंत्र घटनाएं और आश्रित घटनाओं की जो प्रायिकता है। स्वतंत्र घटना का जो फॉर्मूला होता है पी ए बी, जिसको हम पी ए बी यहाँ पे इस प्रकार से लिखा मैंने। ठीक है, एंड पी ए यानी ए की प्रायिकता इनटू बी की प्रायिकता। ठीक है, घटना आश्रित होने पर यहाँ पे पी ए बी इज इक्वल टू ए की घटना और बी की घटना, जब ए की घटना पूर्व में घटित हो चुकी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे और इसको मैंने अलग अलग डिफाइन कर लिया, ए पी ए यूनियन बी को ए प्लस बी, ए या बी के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, और पी ए इंटरसेक्शन बी यानी पी ए डॉट बी यानी घटना ए तथा घटना बी के साथ साथ घटित होने की प्रायिकता। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ पी बी बाई ए का मतलब घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना ए पूर्व में घटित हो चुकी हो। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं इनको लिखा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, यानी कि प्रतिबंधित प्रायिकता के बारे में बात करूंगा, इसको एक बार उतारे। ठीक है, फिर बाद में नेक्स्ट बात करेंगे इसके आगे कंडीशनल प्रायिकता के बारे में। फिर बाद में आज के सेशन के लिए दोस्तों हम इतना रखेंगे, कल से इसके अच्छे से जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उसको हम करेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, और बहुत सारा अभी थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत सारा बचा है दोस्तों। मैंने बताया दोस्तों 10 से 15 क्लास इसकी मैं लूँगा। ठीक है, यानी कि काफ़ी लंबा चलने वाला है ये। ठीक है, और आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना है, काफ़ी चीज़ें आपको खुद को कवर करनी पड़ेगी यहाँ से। वैसे मैं आपको सारी की सारी चीज़ें करवा रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक्स भी साथ में लेकर चलते हो तो अच्छे से समझ पाओगे इन चीज़ों को। देखो देखो यहाँ पे कह रहा हूं दोस्तों प्रतिबंधित प्रायिकता, प्रतिबंधित प्रायिकता, प्रतिबंधित प्रायिकता, या फिर मैं कह सकता हूं मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना बी घटित हो चुकी। ठीक है, तो वही बात है दोस्तों, हमारे पास कंडीशनल प्रायिकता का मतलब यहाँ पे पी बी बाई ए। ठीक है, इसका मतलब क्या दोस्तों, घटना एक यहाँ पे मैं इसको देखो, इसको इस प्रकार से टी ए बाई बी लिख देता। ठीक है, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि बी घटना घटित हो चुकी हो। ठीक है, यानी घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि
बी घटना घटित हो चुकी हो, तो इसके लिए यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो फॉर्मूला था पी ए बाई बी, यानी कि मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि घटना ए की घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए इंटरसेक्शन यानी कि प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे पी बी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर पी बी बाई ए, ठीक है, बी बाई ए, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि पी ए इंटरसेक्शन बी एंड डिवाइड बाई पी ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों फॉर्मूला है दोस्तों, वो अभी जो लास्ट मैंने करवाया था दोस्तों आश्रित घटना और स्वतंत्र घटना के लिए जो फॉर्मूला बताया था वहीं से बन रहा है, ठीक है दोस्तों। कि पी ए बी अभी भी मैंने जो बताया था फॉर्मूला पी ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने बताया था दोस्तों पी ए एंड ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता जब ए की घटना घटित हो चुकी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों हमें निकालना पी ए बी, दैट यहाँ पे इसका हम ट्रांसफॉर्म कर इसको हमने अभी भी बताया था दोस्तों पी ए इंटरसेक्शन बी, मैंने लास्ट बताया था अलग अलग। तो पी ए एंड पी बी बाई ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें मल्टीपल में जाती है, किसको हो जाएगा दोस्तों, ये डिवाइड में हो जाएगा एंड यहाँ पे इस प्रकार से इसको कर लिया एंड पी बी बाई ए, ठीक। इस प्रकार से मैंने इसको, यानी यहाँ से ये फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, हेडिंग अलग है, ठीक है। प्रतिबंधित प्रायिकता है ये, ठीक है। जब घटना ए घटित होने की प्रायिकता जब घटना बी घटित हो चुकी हो, ठीक है। तो या फिर मैं कह सकता हूँ पी बी ए, दैट मींस यहाँ पे घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जब ए घटना घटित हो चुकी हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन रहा है दोस्तों वहां से। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रख रहे हैं। अगर इस सेशन में किसी भी प्रकार का थ्योरेटिकल क्वेश्चन चला था दोस्तों, काफी बोरिंग भी था, काफी अच्छा भी था, बहुत ज्यादा अच्छा था, थोड़ा बोरिंग था, ठीक है। और ये बोरिंग नहीं है दोस्तों, आप मैं कह सकता हूँ दोस्तों जितने भी अभी तक हमने चैप्टर किए उनमें से सबसे सरल जो चैप्टर है दोस्तों वो यही है, ठीक है। सबसे सरल जो चैप्टर है दोस्तों यही है और इसको हम बहुत ही लंबा लेकर चलना चाह रहे हैं, ठीक है। और इसको आपको अपने स्ट्रेंथ के साथ पूरी स्ट्रेंथ के साथ बैठना है और समझना है, ठीक है। जो भी कुछ वर्ड आपको सामने आ रहे हैं, जो भी डेफिनेशंस वगैरह बताई जा रही है और आपको किसी भी प्रकार का उसमें डाउट रहता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो कि सर यहाँ मुझे समझ में नहीं आया, एक बार वापस बताए, तो मैं वापस बताने की कोशिश करूंगा। जब आप मुझे कमेंट करके या फिर मुझे व्हाट्सएप पे, जो व्हाट्सएप लिंक दे रखा, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो मेरे साथ, इंस्टाग्राम या फेसबुक कहीं पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और वहाँ पे मैं इनसे रिलेटेड जो भी डाउट्स है दोस्तों आप मेरे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, हम बात करेंगे दोस्तों इनसे रिलेटेड बहुत सारे जो क्वेश्चंस रहेंगे उनकी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों हम क्लियर करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।